मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल पे ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं, एक क्लिक और लोगों को पैसा साफ। हम जैसे लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक साइलेंट सा थ्रेट है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता और ये अंदर ही अंदर सिस्टम को डैमेज कर जाता है, खत्म कर जाता है। सीधा एक वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल में भी हो सकता है, बट उसकी सिवियरिटी ही डिसाइड करती है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा डेटा तो बहुत नॉर्मल है। साइबर सिक्योरिटी का जो अलार्म है वो मेरे लिए, हर उस ऑडियंस के लिए है कि चाहे छोटा डेटा, बड़ा डेटा, बट इट इज अ थ्रेट टू एवरीबॉडीज डेटा। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की कुछ पिक्स है, आपकी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी मोबाइल में स्टोर है, तो आपको उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। आज की डेट में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि अगर आपने गलती से उन पर क्लिक कर दिया तो आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल दूसरे के पास चला जाता है। अब आपने बोला मेरी फोटोज, मेरे पिक्चर्स, मेरे मैसेजेस, आप उस एंगल से सोचिए कि उन पिक्चर्स को के साथ आपके इमोशंस बने हुए हैं। अगर वो कोई इसे डिस्ट्रॉय कर दे, वन, या उन पिक्चर्स में कुछ आपकी प्राइवेसी की पिक्चर्स को कोई मिसयूज़ कर ले, और आजकल आपने देखा होगा कितनी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ होता है और इंटरनेट पर भरी पड़ी रहती है। अगर आप उसको एक सेकंड एंगल से देखें तो उससे सोशल इमेज हमारी कितनी गई, नेशनल इमेज कितनी ख़राब हुई, हमारा जो एक ट्रस्ट फैक्टर था। आप अगर कॉन्शियस होकर काम करेंगे ना तो आप बचे रहेंगे, आप बचे रहेंगे, आपका पीस ऑफ माइंड बचा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप लूज करता है पीस ऑफ माइंड। हाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। टेररिज्म चाहे किसी भी फॉर्म में हो हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होता है। बॉम्ब्स और गन से लेकर आज ये हमारे डिवाइसेस, कीबोर्ड्स, डिजिटल हर चीज पे पहुंच चुका है। साइबर टेररिज्म जिसे हम महसूस नहीं करते, पर ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। ये सिर्फ एक सोसाइटी को नहीं, ये हमारे सिस्टम्स को हिलाती है, आपके वॉलेट्स को नहीं, आपकी आइडेंटिटी को छीन लेती है। और आज इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर नवीन कुमार हैं, जो हमें इस टेररिज्म के बारे में कि क्या है, कैसे है और कैसे हमारे सिस्टम को अंदर तक खाता जा रहा है। लेट्स वेलकम नवीन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हाय नवीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए नवीन कि आप इस जर्नी में, इस पोजीशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी में कैसे पहुंचे। आईटी में मेरा इंटरेस्ट अचानक से क्रिएट हुआ, बिकॉज उस टाइम आईटी बहुत बूम पर थी और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब आईटी में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। कहते ना, एक रैट रेस चल रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या, तो मैंने भी एक कोर्स ज्वाइन किया टाटा इन्फोटेक से, एंड देन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने पहले कोडिंग को समझा, फंडामेंटल्स को सीखा, कैसे होता है कैसे करता है। बट सडनली एक बार क्या हुआ कि बीच में इंडस्ट्री क्रैश कर गई। देन फिर मैंने अपने करियर को रीवैम्प किया और देखा कि हाँ और अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल सकती हैं। देन मेरे इंफ्रा की तरफ ध्यान गया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। देन मैंने एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आईएनटी से कोर्स किया। धीरे धीरे फिर मेरी जॉब भी लग गई एक, तो वहाँ मेरे को बहुत सी चीज़ें नेटवर्क के बारे में, कोडिंग के बारे में सीखने को मिल रही थी। और मेरे जितना मैं सीखते जा रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा विजडम है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जब मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मिलता, उनकी विजडम को सुनता और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लेआउट देखता, कैसे एक नेटवर्क का डेटा फ्लो हो रहा है और कैसे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हो रहा है और बड़ी बड़ी जो इंसिडेंट्स हैं उनकी कैसे रिपोर्टिंग हो रही है, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जाग गई कि मैं इसको कैसे सीखूँ। देन मैंने धीरे धीरे उन स्किल्स को सीखने के लिए नए नए मेंटर्स के पास जाना शुरू किया और उस चीज़ को फील्ड में एक्सप्लोर करना शुरू किया। मेरा बहुत अच्छी कमांड सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आई, मेरी बहुत अच्छी कमांड सिस्टम्स के ऊपर आने शुरू हुई, और मेरा जो कोर इंटरेस्ट था वो नेटवर्क की तरफ ज़्यादा भाग रहा था। नेटवर्क वाज गिविंग मी द इंट्यूशन कि यार यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देन मैंने नेटवर्क को सीखना शुरू किया और धीरे 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 करते करते जैसे जैसे वो लोगों के बीच में जाता गया, नई नई चीज़ें सीखने को मिली कि भाई एक सिक्योरिटी भी होती है, नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एप्लीकेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड यूजर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, सो दैट डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज ना हो। एक इन बिटवीन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 3 घंटे के लिए हमारे वहाँ के सर्वर रूम डाउन हुए और उसने मुझे बताया कि एक छोटा सा मालवेयर अटैक और छोटा सा स्पाई कैसे पूरे नेटवर्क को डिसरप्ट करता है। तो यहाँ से मेरी सिक्योरिटी के लिए क्यूरियोसिटी जगी और मेरी जर्नी शुरू हुई। हम जैसे लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक साइलेंट सा थ्रेट है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता
और ये अंदर ही अंदर सिस्टम को डैमेज कर जाता है, ख़त्म कर जाता है। हमें तब पता लगता है कि जब हम बिल्कुल ही उस सिस्टम को करप्ट कर चुके होते हैं। क्या इसका कुछ हम पहले तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, इसी के बारे में हमारे ऑडियंस को सिंप्लीफाइड वे में अगर आप बता दें। पहले आपको ये समझना होगा कि साइबर स्पेस होता क्या है। साइबर स्पेस होता है मल्टीपल नेटवर्क का एक साथ जुड़कर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना। लाइक ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, इन सब का एक अलग अलग इंडिविजुअल नेटवर्क है और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे आर इंटरकनेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फॉर देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये एक स्पेस बन जाता है जहाँ आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कर रहे होते हो। जब इस स्पेस में कोई थ्रेट क्रिएट होता है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर अपना प्रभुत्व या अपनी पावर दिखाने के लिए कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए कोई स्पाइंग एक्टिविटीज़ करता है जिससे वो डेटा को निकाल सके या आपके सिस्टम को डिसरप्ट कर सके टू टेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फाइनेंशियल एडवांटेज। इन दैट सिचुएशन साइबर सिक्योरिटी कम इनटू द एग्जिस्टेंस कि भैया अपने आप को कैसे बचाएं फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स। तो क्या ये सिर्फ बड़े सेटअप्स के लिए ऐसे सेटअप्स के लिए है जहाँ पे डेटा है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है, फाइनेंसेस है, इन्हीं सेटअप पे इसका थ्रेट है या एक जनरल ऑडियंस के लिए भी है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े सेटअप हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हीं के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरत है। आज जिस तरह से साइबर इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज आज मोबाइल इज़ वर्किंग इन IoT। मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल पे ऐसे मैसेज आते हैं, एक क्लिक और लोगों को पैसा साफ। ये साइबर थ्रेट इंसिडेंट ही हैं जिनके लिए आप सोच रहे हैं कि जिनको आपने ओवरसाइट किया कि यार हमारे लिए नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। इसी गलती में रुका करते हैं कि अपने डेटा को लीक कर जाते हैं। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा कि साइबर सिक्योरिटी नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स और मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए रिक्वायरमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। हाँ, ये हो सकता है कि आपका डेटा छोटा हो या क्रिटिकल ना हो, बट अगर आपकी पर्सनल लाइफ की कुछ पिक्स है, आपकी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी मोबाइल में स्टोर है, तो आपको उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो मतलब ये साइबर सिक्योरिटी का जो अलार्म है वो मेरे लिए, हर उस ऑडियंस के लिए है कि चाहे छोटा डेटा, बड़ा डेटा, बट इट इज़ अ थ्रेट टू एवरीबॉडीज डेटा। बिल्कुल सही बोला सुरभि जी आप। डेटा एक वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल में भी हो सकता है, बट उसकी सिवियरिटी ही डिसाइड करती है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा डेटा तो बहुत नॉर्मल है, बिकॉज कई बार क्या होता है एक छोटी सी 1 KB की फाइल बहुत क्रिटिकल होती है और इट्स मोर देन $1 billion or whatever the price you can set it out in the to risk for evaluation of the risk. आई अंडरस्टैंड। अब एक किसी की पर्सनल फोटोग्राफ ही होती है, जैसे हमें किसी की पर्सनल, तो वो भी एक बहुत बड़ा दैट्स देयर प्राइवेसी। आपकी गैलरी में, हम सब की गैलरीज में हमारी पर्सनल फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, तो मतलब वहाँ तक वो लेवल या वहाँ तक एक्सटॉर्शन हो सकता है। आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आपने गलती से उन पर क्लिक कर दिया तो आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल दूसरे के पास चला जाता है। अब आपने बोला मेरी फ़ोटोज़, मेरे पिक्चर्स, मेरे मैसेजेस, आप उस एंगल से सोचिए कि उन पिक्चर्स के साथ आपके इमोशंस बने हुए हैं। अगर वो कोई इसे डिस्ट्रॉय कर दे, वन, या उन पिक्चर्स में कुछ आपकी प्राइवेसी की पिक्चर्स को कोई मिसयूज़ कर ले, तो उससे आपका जो मेंटल लेवल पे जो डैमेज आएगा वो एक साइकोलॉजिकल डैमेज तो आएगा ही आएगा, बट आपका सोशल डैमेज कितना आएगा, आपका खुद का फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा, तो दैट डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इन टुडे वर्ल्ड। ये बहुत बार सुना है, प्रोटेक्शन के लिए हम हर चीज़ के गार्ड्स, कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन वो होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें रखने चाहिए। हम बात करेंगे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके। एक होता है जनरल ऑडियंस, जैसे मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फ़ोन का कंजम्पशन या इवन डिवाइसेस का कंजम्पशन यही है, लिमिटेड डेटा, जिसकी वैल्यू शायद मेरे लिए नॉर्मल है, बट हाँ मिसयूज़ होने के लिए तो वो बहुत बड़ा। और एक करेंगे जो हम ये बिग टेक्स है या बिग कंपनीज़ है, उनका डेटा रिजर्वॉयर जो है, तो उन दोनों के लिए क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स, क्या कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं? हम शुरुआत करते हैं एक सिंगल पर्सन से जिसके पास एक बेसिक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और एक इंटरनेट कनेक्शन है। अब आपको समझना है कि उसके पास चाहे डेटा
पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो या क्लाइंट का हो, उसकी अगर सिक्योरिटी नहीं है और उसका प्रॉपर बैकअप नहीं है तो उसका अगर डैमेज हो जाता है तो उसको पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज अगर आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आपका बैकअप नहीं है तो आप क्लाइंट को डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, या आपके कोई पर्सनल डेटा पड़ा है, आपने उसको सिक्योरली नहीं रखा, तो आपको किसी ने आपको एक ईमेल स्पाई की भेजी और आपके सिस्टम का एक्सेस लेके आपके लैपटॉप को इरेज मार दिया या आपके सारे डेटा को चुरा लिया या किसी और साइट पर अपलोड कर दिया। और आजकल आपने देखा होगा कितनी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ होता है और इंटरनेट पर भरी पड़ी रहती हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन में अगर आपने अपने लैपटॉप में एक एंटीवायरस नहीं डाला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोलो सिंगल पर्सन की, उसको एक बेसिक चीज़ तो डाल ही सकता है कि एक एंटीवायरस डालें। वो अपने बच्चों को ऐसी साइट्स पे जाने से रोके जहाँ पर उसके लिए उसको वेब प्रोटेक्शन टूल्स को इंस्टॉल करना चाहिए। और आज की डेट में ये टूल्स कुछ ज़्यादा बड़े महंगे नहीं हैं। अगर हम देखें तो 1500 रुपये के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर आप इसी का अपोजिटली रिस्क देखें तो वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज आपकी नॉट ओनली रेपुटेशन जाती है, उससे आपको एक मेंटल हरासमेंट भी होता है और आप फाइनेंशियल लॉस को तो आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया। यही इंसिडेंट आपके मोबाइल पे भी आता है कि अगर आपका मोबाइल है तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई अपने मोबाइल में छोटा सा पहला तो आप काम कीजिए कि हर लिंक पे आप क्लिक नहीं करेंगे। 1, हर ईमेल हर मैसेज आपके लिए नहीं है। 1 सेकेंड थिंग आप अवॉइड कीजिए कि हर मैसेज का रिप्लाई देना। 2 एंड थर्ड थिंग एक प्रॉपर एंटीवायरस सिस्टम डाल के रखिए। और चौथा, अननेसेसरी एप्लीकेशंस अपने सिस्टम में मत डालिए जिनकी ज़रूरत नहीं। और उससे एक और चीज़ ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है एप्लीकेशन साइलेंटली आपसे पूछती है अलाउ एक्सेस, तो उससे फोकस करें कि उन एप्लीकेशंस का एक्सेस आप नहीं दें। ये हमने सिंगल पॉइंट यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके पास एक पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर एक कंपनी 10 एम्प्लॉय से लेकर 200 या 2000 एम्प्लॉय तक जा रही है, उनके पास सर्वर भी होंगे, मैसेजिंग सॉल्यूशंस भी होंगे, एप्लीकेशंस भी होंगे और उनके पास यूजर्स का डेटा भी होगा। तो इन दैट सिचुएशन उनको अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाना पड़ता है। बिकॉज आज की डेट में कोई भी थ्रेट कहीं से भी किसी भी टाइम आ सकता है। इवन दो हार्डवेयर भी फेल हो सकता है, एप्लीकेशन भी बग आ सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सिस्टम्स को सिक्योर, प्रॉपर बैकअप एंड एक्सेस को कंट्रोल करते रखती हैं ताकि उनका डेटा एक तो कॉन्फिडेंशियल रहे, राइट लोगों के पास उसका एक्सेस हो और उसकी अवेलेबिलिटी 24/7 हो। इसे कहते हैं CIA फ्रेमवर्क। एक बात बताइए, जैसे हम कुछ चीज़ डाउनलोड करने लगते हैं या हम कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे कहता है एक्सेप्ट कुकीज़, तो ये भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की। आज की डेट में देखिए हर आदमी जानना चाहता है कि उसके पास एक आने वाली ऑडियंस कहाँ से है। अब आप किसी को अगर आप कुकीज़ को अलाउ करते हैं तो उसको पता है कि उसको एक आइडिया हो जाता है कि जो उनकी वेबसाइट पे जो यूज़र आया है वो किस कॉन्टिनेंट, किस रीजन से आया है। जिस कंपनी की वो वेबसाइट हो जानना चाहती है कि मेरी साइट पे आने वाला यूज़र कहाँ से आ रहा है। थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट नहीं, हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे हम हैकिंग भी टर्म कर सकते हैं? नो, आप इसको हैकिंग नहीं कह सकते। हैकिंग एक अलग मैकेनिज्म है। हैकिंग 2 तरह से होती है, एक एथिकल होती है, एक अनएथिकल होती है। एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि सपोज कीजिए मैं अगर 500 लोगों की कंपनी को रन कर रहा हूँ तो वहाँ पर आने वाले यूजर्स, एंड यूजर से लेके मेरा गेटवे लेवल तक जहाँ पर मेरी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वहाँ का क्या कम्युनिकेशन हो रहा है या मेरे साथ जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ क्या मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारी एक टीम होती है, कोई भी एक टीम होती है जो चेक करती है कि हमारे एरियाज ऑफ फेलियर क्या, पॉइंट ऑफ फेलियर्स को असेसमेंट करने के लिए। इसे कहते हैं कि एथिकली हम चेक कर रहे होते हैं कि भैया हमारी नेटवर्क में कोई बग्स तो नहीं है जिससे कि कोई और दूसरा उसको हैक कर ले या हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। जैसे उससे क्या होता है कि हम प्री एसेस कर लेते हैं और अपनी चीज़ों को मिटिगेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एन एथिकल हैकिंग। अब आती है अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल हैकिंग में क्या होता है कि आपने किसी को मेल भेजी, आपके इंटेंशन क्या है कि उसको मेल भेजना ताकि उस मेल पर क्लिक करें और उसका डेटा को चुराएं। अभी इससे और आपने कुछ डेटा लिया या आपने कुछ वायरस इंस्टॉल कर दिया ताकि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहे हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ अनएथिकल हैकिंग। ओके, हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों अलग डोमेन्स हैं वैसे? नहीं,
साइबर सिक्योरिटी के ही अंदर हैकिंग आती है। हैकिंग इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इट्स अ पार्ट ऑफ। तो साइबर सिक्योरिटी में और ऐसी क्या चीज़ें हैं? एक तो आपने हैकिंग के बारे में बात करी, और भी उसके कुछ सब डोमेन्स या कुछ क्या है, क्या की तरह? साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी आती है। जब हम बात करते हैं नेटवर्क के लिए हम बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस के लिए बात कर रहे हैं, एंड यूजर के लिए बात कर रहे हैं, हम किस लेवल को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज अल्टीमेटली आप एक कंपनी में बैठ के आप एक पॉइंट पे नहीं बोलेंगे कि आप एक गेट को बंद कर लीजिए, बाकी सारे गेट खुले रहने दीजिए। तो आपको हर पॉइंट पे आपका फिजिकल सिक्योरिटी, डोमेन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटीज लेयर्स लगा सकते हैं ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, आपका डेटाबेस सिक्योर रहे, आपकी एंट्री एग्जिट फिजिकल सिक्योरिटी रहे। तो आपको सारे मैकेनिज्म को एसेस करना होता है जिससे आपके डेटा को कोई टच भी ना कर पाए। डेटा आप- प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो क्या फर्स्ट लेयर टू लास्ट लेयर होता है या बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है? और आप कह रहे हैं कि कोई मेल आ गई, सिर्फ मेल के थ्रू ही हो सकता है या और भी कुछ चैनल्स हैं? मैंने मेल आपको जस्ट रेफरेंस का ही होता है। मेल्स एक बहुत पुराना मैकेनिज्म है जिससे लोगों लिया था, पर आज की डेट में जिस तरह से हैकिंग या आपका स्पाइंग के जो तरीके हैं बदल रहे हैं, लाइक हम उसकी सर्विस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 50 लोग भी हैं, 500 लोग भी हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस टाइप की इंफ्रा को प्रोवाइड कर रहे हैं और किस टाइप के थ्रेट्स आ सकते हैं। जब हम उन चीज़ों असेस कर लेते हैं, देन हम उनके ऊपर उन सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं कि हम सिक्योर रहें। छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेडिकल इंश्योरेंस की टर्म से समझा दूँ। आप मेडिकल इंश्योरेंस तब लेते हैं जब आप असेस करते हैं कि यार ये मेरी लाइफ की वैल्यू है, अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो मैं असेस करके मुझे इतने लाख का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी आप अपने लाइफ की वैल्यू पे रख के चलेंगे। अब यही हाल उसमें आता है कि आप अपने नेटवर्क को देखते हैं कि मेरा 24/7 काम चल रहा है। मेरा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के हिसाब से मेरी कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में मेरी सर्विसेज रुकनी नहीं चाहिए। टेनिस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, एक सर्वर के साथ एक सर्वर और खड़ा करते हैं ताकि कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आपका काम चलता रहे। बट उस चीज़ को आप डिसाइड करेंगे जब आपको ये पता है कि मुझे ये माइलस्टोन अचीव करना है। देन अब बात है कि माइलस्टोन तो आपने सेट कर दिया, मगर माइलस्टोन में चैलेंज आ रहा है कि यार सिक्योरिटी कैसे है। तो उस सिक्योरिटी को एसेस करने के लिए देंगे यार किस टाइप के थ्रेट आ रहे हैं या मार्केट में ट्रेंडिंग कर रहे हैं। लाइक आज की डेट में बेसिक टूल हर मशीन में डाला जाता है, एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है ताकि एंड यूजर पे कुछ प्रोटेक्ट रहे। और अपार्ट ऑफ दैट वी कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द यूजर ऑल्सो, कि भाई हर चीज़ उसको एक्सेसिबल नहीं है, हम उसकी यूएसबी या उसके एप्लीकेशन के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, सो दैट आवर बिजनेस कैन कंटिन्यू एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एनी सिक्योरिटी ब्रीच। जो ये साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस या फाइनेंशियल सेटअप्स के लिए ही देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, बट अभी लास्ट ईयर अगर आपने सुना हो कि एम्स जो हमारा हॉस्पिटल इंडस्ट्री में उसका पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था और अच्छा खासा उनसे अमाउंट डिमांड किया गया था। समवेयर आई थिंक 4.2 सीआर के करीब का अमाउंट है। तो बात यही है कि रैंसमवेयर अटैक हुआ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री थी, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, मैनुअली एंट्रीज करनी पड़ी, सारा सिस्टम एक तरह से नया खड़ा हुआ। बट अगर आप उसको एक सेकेंड एंगल से देखें तो उससे सोशल इमेज हमारी कितनी गई, नेशनल इमेज कितनी खराब हुई, हमारा जो एक ट्रस्ट फैक्टर था रिसोर्सेज के ऊपर, गवर्नमेंट के सिस्टम के ऊपर कितना हिला। अपार्ट ऑफ दैट अगर आपको एक और छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कुछ साल पहले बॉम्बे में एक पावर ग्रिड के ऊपर एक मालवेयर इंस्टॉल किया था। लोगों ने बाद में बोला था कि चाइना की है, बट प्रूव नहीं कर पाए। उसकी वजह से कितने घंटे हमारा पावर ग्रिड सिस्टम फेलियर रहा। हम ये नहीं कह सकते कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर पर ही फोकस करना है फॉर द सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट। मैं मानता हूँ कि आज की डेट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हर सेकंड में हो रही हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज लेयर वाइज लेयर जहाँ जहाँ टाटा मूव हो रहा सिक्योरिटी की प्रिवेंशन कर रही है, बट फिर भी फ्रॉड हो रहे हैं। अभी अगर आपने एक और रिसेंट इंसिडेंट सुना हो, एसबीआई का एक बहुत बड़ा डेटाबेस लीक हुआ था डार्क वेब में। तो एवरीबॉडी हैज टू टेक अ प्रिवेंटिव मेजर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो क्या हम एक तो होता है गवर्नमेंट एक सिस्टम बना दी है, जैसे हम अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं जैसे पीसीआरस हैं ये, तो क्या साइबर सिक्योरिटी डोमेन ने भी गवर्नमेंट ने कुछ
जैसे कहते हैं ना बिना वो उसके कि ये तो डेकोरम या ये कॉन्डक्ट तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल रहें? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, दोनों जगह। स्टिल मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इज टेकिंग देयर वर्क एंड वी नीड टू गेट मोर अवेयर सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा, वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी, वी कैन प्रोटेक्ट आवर मेंटल पीस ऑफ माइंड। वंडरफुल। टेल मी वन थिंग नवीन, नेशनल लेवल पे कितना इम्पैक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी और कितना बड़ा थ्रेट है, और किस टाइप का डेटा रिट्रीव या लीक होने के चांसेस? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 इंसिडेंट, एम्स का इंसिडेंट, पावर ग्रिड का इंसिडेंट, एसबीआई का डेटा लीक होने का इंसिडेंट, ये वो इंसिडेंट थे जहाँ पता ही नहीं चला कि कब कहाँ से क्या चीज़ें आई और क्या हुआ। अपार्ट ऑफ दैट these are 3 इंसिडेंट्स जो मैं बता रहा हूँ, पर इसके बाद बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं। लाइक अभी आज की डेट में क्या होता है कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इंक्रिप्शन लगा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसमिट किया जाता है। गवर्नमेंट ने कितनी साइट्स को ब्लॉक किया, बट स्टिल डेटा इज मूविंग ऑन। तो जब एक इंसिडेंट होता है ना, तो ये एक इंडिविजुअल का इंसिडेंट नहीं होता, ये नेशनल प्रेस्टीज का इशू बन जाता है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने कितनी सारी कंप्लायंसेस हर इंडस्ट्री वाइज डिफाइन की हैं। आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए गाइडलाइंस, बहुत सारी एजेंसीज को सेटअप किए जो आपको गाइडलाइंस देंगी, तो दैट आप अपना डेटा भी बचाए और देश की इज्जत को भी बचाए। वंडरफुल नवीन। नवीन, एक ये बात बताइए, जैसे आपने इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स का नाम लिया और ये बहुत प्रेस्टिजियस नेम्स है, एम्स कह लीजिए, एसबीआई कह लीजिए, क्या नेग्लिजेंस रह गई? क्या ऐसा पॉइंट रह गया कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसको ऑन द स्पॉट हम उसको करेक्ट के रेक्टिफिकेशन में नहीं आ पाए? जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हम एक गेट पे तो सिक्योरिटी बहुत अच्छे से लगा दें और बाकी 9 गेट्स पे हम सिक्योरिटी ना लगाएं, तो जरूरी नहीं कि चोर उसी एक से आएगा, बाकी 9 वो पहले पेनिट्रेट करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कोई माइनर मिस्टेक हुई जो उनको कंट्रोल मिला। देखिए, कंट्रोल मीन्स कि आपकी चीज़ों का एक्सेस जब किसी के पास जाता है तभी वो आपको कंट्रोल कर पाता है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमने नेटवर्क लेवल पे गलती करी, कहीं ना कहीं हमने एप्लीकेशन पे लेवल पे गलती करी, या कहीं ना कहीं हमने ऐसा कुछ मिस कम्युनिकेशन कर दिया कि हमने अपना कंट्रोल खो दिया। कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, अलर्ट्स है जिसके लिए हम फिर कहते हैं एक फर्स्ट स्टेज पे ही अलर्ट हो जाएं? कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो देख के हमें राइट डायरेक्शन में वाइज स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, कि अब आपने जो बात बोले कि प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंटिव अलर्ट्स हमको आ जाए, देखिए उस चीज़ को लेने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्टेप 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा। कुछ टूल्स या कुछ अलर्ट सिस्टम आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आप अलर्ट्स खिलाने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए। एंड जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होता है कि वहाँ पे एंड यूजर की प्रोटेक्शन के लिए काम होता है, नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी के लिए काम होता है, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए काम होता है, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो एटीपी एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट किया जाता है कि कैसे रिमोट यूजर भी कम्युनिकेट करेगा, तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे, लिमिटेड एक्सेस, मतलब हर उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, हर उस लेयर को जो एड ऑन किया जाता है कि कहते हैं ना कि आप बहुत क्षण के वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आपने कभी देखा हो, जब हम बात करते हैं वीआईपी मूवमेंट की, तो वहाँ कहते हैं कि 7 लेयर सिक्योरिटी है। तो जब एक लेयर गलती कर सकते हैं, 2 3 4 5, पर आप फिल्टर होते हुए वहाँ पहुँचोगे तो आप या तो ख़त्म हो जाओगे। और ये हाल मैं उससे बोल रहा हूँ कि यही अगर आप प्रिवेंटिव मेजर लेके आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं एंड यूजर लेवल पे, या वेब सॉल्यूशन इंस्टॉल करते हैं जो आपको थ्रेट प्रोटेक्शन करती हैं, और आपको अलर्ट दिख रहा है तो आपको दिखता पॉपअप होता है कि यार ये वायरस फाइल डाउनलोड नहीं करनी, और आप तब भी करते हो, देन दिस इज कॉल्ड ए फुलिशनेस। कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी सिक्योर रहें और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी सिक्योर रहें। तो वही है कि आप अपनी परिधि या अपनी सीमाओं को डिसाइड कीजिए कि भाई ये मैं करूँगा और ये मेरे सिक्योरिटी मेजर्स हैं टू प्रोटेक्ट माई लैपटॉप, टू प्रोटेक्ट माई डिवाइस, टू प्रोटेक्ट माई पीस ऑफ माइंड, प्रोटेक्ट माई सिक्योरिटी। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस सिक्योरिटी टूल्स इन माई इंफ्रा, माई लैपटॉप, माई मोबाइल वन। और यही सेम सिनेरियो आपको ऑफिस में आता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सर्टेन IT सिक्योरिटी पॉलिसी, SMS IT सिक्योरिटी पॉलिसी या बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान या IT गाइडलाइंस, आपको उनको फॉलो करना चाहिए सो दैट
ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम एक जनरल अवेयरनेस के लिए या कुछ ऐसे बेसिक प्रोटोकॉल्स या बेसिक आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं, जैसे एज अ लेमैन, जैसे मेरे को अपनी प्राइवेसी के लिए, चाहे एक फ़ोन है और एक लैपटॉप है, तो मुझे क्या क्या डाउनलोड कर लेना चाहिए या मुझे कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैं ईच एज एन इंडिविजुअल मैं अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। सबसे पहले तो सुरभि जी हम बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल आज की डेट में 24/7 इंटरनेट पे है। अगर यहाँ से आपके मोबाइल पे कोई गलत लिंक क्लिक हो जाता है और आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है, तो आपकी हर होने वाली एक्टिविटी कोई और मॉनिटर कर रहा है। ही स्पाइंग यू फॉर दिस। मैंने इसीलिए बोला कि अपने मोबाइल का में आप चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, मिनिमम मैसेजेस पे क्लिक करें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आपको कोई मौका मिले तो बीच बीच में लॉग्स को चेक करते रहें या थ्रेड्स को चेक करते रहें कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कोई थ्रेड आ तो नहीं रहा। और आज की डेट में तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अगर कोई थ्रेड आता भी तो फटाक से अलर्ट, जब तक यूजर ओके अलाउ या कोई एक्शन नहीं ले लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ने देते। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन मोबाइल पॉइंट। अब आते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप में भी आपको यही है कि आप अपने सिस्टम में अपने लिमिटेशन को सेट कीजिए। वन, आप उसके अंदर एक प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए, उसके अंदर पूरा सिस्टम को अप टू डेट रखिए पैचेस के साथ। जितने और अननेसेसरी एप्लीकेशन को चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो कभी इंस्टॉल ना करें। बिकॉज अब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम क्या कहते हैं, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं सो दैट नो एक्स्ट्रा गार्बेज कैन inside the laptop or even though we can monitor them anytime anywhere. तो ये सब हमारे साइबर हाइजीन के टूल्स हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने सही कहा कि थ्रेट एकदम से लिख कर तो आता नहीं है कि थ्रेट है, तो बेसिकली बस हमारा प्रिवेंशन रहेगा कि एंटीवायरस और बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट डाउनलोडिंग व्हाट यू डाउनलोडिंग। देखिए आज की डेट में आप एक काम और अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेसी, आप अपनी प्राइवेसी, अपनी फैमिली की प्राइवेसी को बचा सकते हैं सिर्फ यही जिससे जब आप अवेयर हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, पहले टेररिज्म अलग हुआ करता था कि किसी के ऊपर फिजिकल अटैक किया, गन से शूट कर दिया, किडनैप कर दिया, बॉम्ब डाल दिया, ये डाल दिया। बट नाउ डेज टेररिज्म हैव बीन शिफ्टेड टू अनदर मॉडल, दिस इज कॉल्ड एज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में क्या हो रहा है, हमें आपकी साइबर टेररिज्म आपको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या आपका डेटा चुरा लिया, आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन चुरा के लिए और आपके साथ दूसरी कंट्री में बैठ के आपका मिसयूज़ किया गया इन्फॉर्मेशन का। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उनकी सर्विस को डिसरप्ट कर देना या उनका डेटा को चुरा लेना या मिसलीड ट्रांजेक्शन करना। अब आता है नेशनल लेवल पर। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, हमारा एम्स जहाँ इतना ट्रैफिक इन एंड फ्लो है, तो अगर वहाँ एक हफ्ते या 2 हफ्ते हमारा पूरा सिस्टम बन रहा तो कितना बड़ा एक नेशनल इशू बना। वन, अगर हमारी 4 घंटे से ज़्यादा पावर ग्रिड फेल रही और पावर सप्लाई डिसरप्ट रही तो कितना बड़ा एक नेशनल रेपुटेशन का इशू है। अपार्ट ऑफ दैट, अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा चोरी हो जाता है तो कितना बड़ा एक नेशनल इशू है। बिकॉज एक छोटा सा थ्रेट, छोटा सा इंसिडेंट नॉट ओनली आपको, आपके देश की रेपुटेशन को भी इम्पैक्ट करता है। तो टेररिस्ट हो या टेररिज्म के नाम पे की जाने वाली एक्टिविटी, बिकॉज टेररिज्म क्या है, आपको परेशान करना अपनी बात मनवाने के लिए, आपके अंदर एक फियर अनसर्टेनिटी क्रिएट करना ताकि आप मेरी बात को माने, डर के मारे माने, अदरवाइज क्या होगा। वही चीज़ और साइबर टेररिज्म के थ्रू की जा रही है। आज की डेट में मल्टीपल टाइप ऑफ टेररिज्म आ चुके हैं, लाइक केमिकल टेररिज्म। तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा इन टेक्नोलॉजी टर्म्स ऑल्सो। हम कई जगह पे अपने आप को लिमिटाइज कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी मेरा स्फेयर नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस बहुत बड़ी भी नहीं है। इतनी जनरल अवेयरनेस हम सबको रखना ज़रूरी है टू सेव आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली बेसिकली। नवीन, आपने एक डार्क वेब का नाम लिया, सुनने में भी थोड़ा सा हॉरिफाइंग सा लग रहा है।
क्या है और ये इतना बड़ा थ्रेट कैसे है? बिकॉज कई बार हमने मीडिया पे भी देखा है, इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया जहाँ हम लोग एक दूसरे के डेटा को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जहाँ इनलीगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री को डिसरप्ट करने के लिए, सर्विसेज को उड़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं। एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को हिलाने के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? इसे बोलते हैं कि मल्टीपल हैकर से मल्टीपल लोगों हायर किया जाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री को डिसरप्ट करने के लिए। ये कहीं 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 एग्जिस्ट करता है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म है? इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बिकॉज ये इंटायर गेम डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट। पीपल कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बट कहाँ से कैसे पैसा ट्रांसफ़र होता है क्रिप्टो के थ्रू या अदर चैनल्स के थ्रू, एक इसीलिए बोला जाता है इसका नाम है डार्क वेब। तो एक ऐसी लेन देन की दुनिया है जहाँ अपना काम कराने के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, असाइनमेंट्स को अच्छे से हैंड डिलीवर भी किया जाता है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इतनी सिक्योर होती हैं बिटकॉइन के थ्रू या इंक्रिप्शन मैकेनिज्म के थ्रू कि कोई जान नहीं पाता कि कहाँ से पैसा कहाँ चला गया। तो आज की डेट में डार्क वेब रोल अदा कर रहा है साइबर टेररिज्म को वर्ल्ड वाइड फैलाने में। परफेक्ट। तो मतलब साइबर टेररिज्म जो हम देख रहे हैं वो बाउंड्रीज और इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ये कहीं से भी किसी भी ज्योग्राफी से कहीं भी हो सकता है। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी बात होती है ना, जिसकी हर आदमी एक पावर का सीकर है। छोटी कंट्री को दबाने के लिए बड़ी कंट्री दौड़ रही है, उससे ऊपर वाली। तो हर कंट्री एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए सबसे आसान मैकेनिज्म हायर कर रही हो। दिस इज कॉल्ड ए साइबर टेररिज्म। आप किसी की इन मेडिकल फैसिलिटीज़ पर अटैक कर दीजिए तो कहते हैं ना, लोग हिल जाते हैं। अभी कोरोना वायरस क्या था? ये भी एक अटैक ही था। एक गलती जो दुनिया भर में भारी पड़ी, उसको दुनिया ने झेलाया। परफेक्ट नवीन। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का जितना बोन है उसके उतने साथ में डीमेरिट्स और साइड इफेक्ट्स भी उससे ज़्यादा हैं अगर हम अपने प्रोटोकॉल्स को नहीं इम्प्लीमेंट कर। आपने बिल्कुल सही बोला कि जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, बट अगर आप अवेयर हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप अपने आप को बचाएंगे भी और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी लेंगे। टेक्नोलॉजी अगर आप ध्यान से देखो तो हमें कितना लीवरेज देती है। कभी यूपीआई ना आने की वजह से हम 1 रुपया जेब में डाल के चलते थे, और आज हम छोटी छोटी माइक्रो ट्रांजेक्शन कितने प्यार से कर पाते हैं। तो यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस, एंड पार्ट ऑफ दैट यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड एंड एवरीथिंग फ्रिक्वेंटली सो दैट थिंग्स गेट स्ट्रीमलाइन। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए थोड़े देर प्रिवेंशन लेने भी पड़े तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। वंडरफुल नमी, आई थिंक इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। इसमें बहुत सारी हमें चीज़ें पता लगी जो हम घर बैठे हुए छोटे छोटे मेजर्स से अपने आप को, अपने घर वालों को सेव करने के लिए, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द एंटायर फैमिली, इट्स अबाउट द नेशन। नवीन, आपने एक पॉइंट बताया पासवर्ड्स, कि हमें ऑफन अपने पासवर्ड्स चेंज करते रहना चाहिए। तो मतलब हर हफ्ता 10 दिन बाद हम अपना पासवर्ड बदल लें या 1 महीने में एक बार। आई थिंक दैट इज़ अ गुड हाइजीन मैनर फॉर साइबर कंट्रोल। सुरभि जी, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा। आज की डेट में अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों का पासवर्ड हैक होने की आती है, बिकॉज लोग इतने कॉमन पासवर्ड डाल देते हैं कि कोई भी उसे गैस कर सकता है। बिकॉज हर यूज़र की कहीं ना कहीं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहती है, और आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो 2 मिनट या बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर उसको डिकोड कर सकते हैं। तो मैं हर किसी को ये एडवाइस करता हूँ कि तो पहले पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैश वैल्यू ऐड करें, और अल्फ़ा कैरेक्टर लेके चलें, छोटा बड़ा सब मिक्स करके, सो दैट नॉट टू ईजी टू डिकोड, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर IT एसेट्स। मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि IT एसेट्स को बचाना है तो प्रिवेंशन मेजर पूरे कीजिए 1, सो दैट आपका पीस ऑफ माइंड सेफ रहे, आपका हैप्पीनेस स्टेबल रहे, और आप अपनी फैमिली हेल्थ एंजॉय कर सकें। करेक्ट, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी सब आपके हाथ में है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की जो आपने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे अपने बहुत सिंप्लीफाइड वे है। नॉर्मली लोगों की आदत होती है अपना डेट ऑफ बर्थ, पासना का डेट ऑफ बर्थ, अपने नेम के इनिशियल्स
तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ मेकिंग पासवर्ड्स. हमने एक रैंडम टेस्ट किया था और उसमें देखा कि हमने 100 लोगों में देखा तो सबके पासवर्ड आराम से खुल गए. रीज़न ये था 100 लोगों में से 90 लोगों ने ये गलती कर रखी थी, कहीं ना कहीं लास्ट नेम, फैमिली, अपने हस्बैंड का नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ इतना इजी था कि कोई भी कहीं से भी प्रोबेबिलिटीज़ लगा के उसको डिकोड कर सकता था. तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा जो आपको पहला एंट्री पॉइंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे. Perfectly. Very, very profound this one point is कि हम अपने पासवर्ड जो बहुत ही simplified manner में हम चेंज कर सकते हैं, stronger passwords बना सकते हैं. अगर हम शुरुआत यहीं से करें, we can save our environment, ourselves, our families, and our national and the global image. It is only having that general awareness, knowledge. और अगर हम उस specific steps पे चलते हैं, so this is not a very big thing. तो ये cyber terrorism जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है. ताई, आप कुछ कहना चाहें तो? आपने बिल्कुल सही बोला कि छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम डेली फॉलो करते हैं तो नॉट ओनली हम प्रोटेक्ट होंगे, हमारी फैमिली, हमारा देश भी प्रोटेक्ट होगा. बिकॉज आपकी एक बेवकूफ़ी देश को भारी पड़ती है. आप अगर कॉन्शियस होकर काम करेंगे ना तो आप बचे रहेंगे. आप बचे रहेंगे, आपका पीस ऑफ माइंड बचा रहेगा. क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप लूज़ करते हैं पीस ऑफ माइंड. Perfectly said, Nandini. Thank you so much for gracing our stage and हमारे ऑडियंस को आई एम श्योर साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक कॉजेज, रीजंस, उसके इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, हाउ कैन बी कंट्रोल इट, इस मीडियम से बहुत इंसाइटफुल पता लगे होंगे एंड आई एम श्योर दे विल मैक्सिमाइज एंड बेनिफिट. थैंक यू.